एडिशन। आज हम लोग क्लास 10 साइंस बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की बात करें। कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसे थोड़ा समझने की जरूरत भी है। हम इंटरनल फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। और लाइफ प्रोसेस में हमने कई सारे ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ा है। और अब हम इससे एक्सटेंडेड नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ह्यूमन और प्लांट दोनों के अंदर ही होता है और दोनों की स्टडी हमें करनी है। अब यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को आगे एलाबरेट करते हैं और बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो कंट्रोल देखिए, पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना, इट इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेटिंग बाय विच समथिंग कैन बी स्टोर्ड, स्लो डाउन और स्टॉप्ड। ये तो हमारा कंट्रोल है। बट जो डिफरेंट पार्ट हैं हमारे बॉडी के, उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करना होता है। तो coordination, the working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus is called coordination. अब बात आती है कि स्टिमुलस क्या है। तो स्टिमुलस वो है जिसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स करते हैं। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। कोऑर्डिनेशन दो टाइप के होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन, दिस हैपेंस इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स। एंड hormonal coordination, this also happens in animal but mainly in plant। ये दोनों में ही होता है। वैसे मेनली का मतलब एनिमल और प्लांट दोनों में ही है वो। दिस इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स वही हॉर्मोन्स जो ग्लैंड से निकलते हैं ह्यूमन में। और ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्वस को हम लोग एलाबरेट करके पहले पढ़ते हैं। अब बात आती है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम ह्यूमन में नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू are responsible for control and coordination in human or animals. In our body, all the information receives from tip of nerve cell through the receptor. Receptor से हम receive करते हैं। Nerve cell, these type of cells sense and receive signals from body to brain and vice versa. Nerve cell are also known as neurons, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। Receptor, these are specialized structure which present in cell membrane. These are usually located in our sense organs such as eyes, nose, tongue, skin। इन सबको आपने पढ़ा है। ये रिसेप्टर होते हैं और ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। और इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद अब इसी में देखिए, आई जो है वो फोटो रिसेप्टर होता है क्योंकि लाइट को कंट्रोल करता है फॉर विजन। और इसी तरह से अल्फेक्टिव रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल से जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। एंड गस्ट्री रिसेप्टर फॉर टेस्ट, गस्ट्री। तो ये सारी जो है अलग अलग रिसेप्टर्स हैं और इनके फंक्शन भी आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह से थर्मो रिसेप्टर है, थर्मो हीट होता है जो हीट की सेंसिटिविटी को रिसीव करता है फॉर सेंसेशन। These receptors contain specialized neurons which are responsible for sending and receiving messages and necessary information। ये सारे जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। रिसेप्टर एंड न्यूरॉन्स वर्क इन कोरिलेशन, इसी को तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। न्यूरॉन्स एंड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट मोस्टली एवरीवेयर इन आवर बॉडी। सब जगह लगभग लगभग होता है। नेल से अगर को थोड़ा हम छोड़ दें तो। अब देखिए इंफॉर्मेशन कैसे जाता है। अब ये थर्मो रिसेप्टर मान लीजिए हीट हो गया, तो ये थर्मल जो न्यूरॉन्स इसको लेकर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर वापस वहां से इंफॉर्मेशन दी जाती है, भाई अब तुम्हें क्या करना है। तो ये इस तरह से और भी कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो हम हाथ जो हटा लेते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से आते हैं। आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे कि किस तरह से ब्रेन कहाँ फंक्शन करता है, स्पाइनल कोड कहाँ फंक्शन करता है। तो ये तो बात रही हमारे नर्वस सिस्टम के। अब आते हैं नर्वस सिस्टम में अगले टॉपिक पे और बात करेंगे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सीएनएस कहते हैं इसको, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पीएनएस कहते हैं इसको।
तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो ब्रेन और स्पाइनल को दो चीजें हमारे पास जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सीएनएस से अराइज होते हैं, नर्व्स होते हैं ये, एंड प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी। अभी अभी बताया आपको मैंने। ओके, तो ये कंप्लीट जब कोऑर्डिनेट होते हैं एक दूसरे से, जब एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये हमारे कंप्लीट नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। द नर्व्स that arise from brain are called cranial nerves, and the nerves that arise from spinal cord are called spinal nerves. अब पेरिफेरल सिस्टम की बात करते हैं। अब इसमें एक सोमेटिक नर्व और एक ऑटोनॉमिक नर्व होता है। These nerves control all the voluntary action in our body and action which are in control of our will। जो हमारे विल में हमारी इच्छा कंट्रोल होते हैं कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। जैसे वॉकिंग है, मूविंग है, टॉकिंग है, ये सारे जो है हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसको हम सोमेटिक नर्व्स में काउंट करते हैं। बट ऑटोनॉमिक नर्व्स, these nerves control all the involuntary action in our body, action which are not in control of our will are called involuntary। जो हमारी इच्छा में कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, ट्रांसपीरेशन है, ये सारे हमारे इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सो दीज आर कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्व्स, अनकंट्रोल्ड एक्शन होते हैं ये। दीज नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्व्स क्या होते हैं? प्रिपेयर आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ फाइट रिस्पॉन्स और इन पोटेंशियल डेंजर, किसी तरह का पोटेंशियल डेंजर हो, उस समय ये सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब समझ गए ना, जो हमारे एंगर हैं, खुशी हैं, कुछ सोच विचार है, तो इन सब ऐसे टाइम में ये सिंपैथेटिक नर्व जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वो काम करते हैं जब अचानक ऐसी कोई चीजें हमारे साथ घटना घटती है तो। और पैरासिम्पैथेटिक, these nerves keep us calm, stop overthinking। ये हमें कंट्रोल में रखते हैं। ये हमें यूं कहें कि रास्ते पे ला के रखते हैं। सिंपली जो करता है उसका जस्ट अपोजिट, कि भाई कामली कोई काम करो, अचानक कोई एक्टिविटी हमारा सोना करे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा है। और नर्व सेल में आप देख रहे हैं, एक तो ये कई सारे नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और एक का एक्सॉन और डेंड्राइट सेल बॉडी। तो एक्सॉन जो है दूसरे के डेंड्राइट से कनेक्टेड होकर के इस तरह से पूरा जाल बनाता है। बीच में न्यूक्लियस देख रहे हैं हम, एक्सॉन पे माइलिन शीथ होती है जो इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाती है। नाव से एंडिंग है और ये फिर अगले डेंड्राइट से जुड़ेंगे और इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडल है, मोमबत्ती है, अब इसमें आप टच करते हैं, गर्म लगता है आपको, गर्म लगने के बाद क्या होगा? ये लगने का जो सेंसेशन है वो एक न्यूरॉन दूसरे को भी सेंड करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, इस तरह से स्वान करते करते, और ये हमारे नर्वस सिस्टम तक, यानी स्पाइनल कोड और ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। और फिर वहां से जैसा रिस्पॉन्स आता है वैसा हम एक्टिविटी शो करते हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, और फास्टली ये हमारे न्यूरॉन करते हैं। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो साइनेप्स बनता है ना बीच में दो डेंड्राइट और नर्व एंडिंग के बीच में जो जगह होती है उसको साइनेप्स कहते हैं, और वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सेंड किए जाते हैं। हालांकि जो साइनेप्स हैं वहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं, जो इंफॉर्मेशन आती है इलेक्ट्रिकल रूप में वो आकर के वहाँ केमिकल चेंजेस होते हैं, और फिर वो अगले जब वो न्यूरॉन में जाएंगे तो वहां पे फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में वो कैरी हो जाते हैं दूसरे न्यूरॉन में। और इस तरह से आप समझें कितना फास्टली वर्क होता है। जो इंफॉर्मेशन हम फटाफट ब्रेन और स्पाइनल कोड को देते हैं, और वो फिर हमें इंफॉर्मेशन भी वापस देता है। तो ये साइनेप्स, ए स्मॉल गैप बिटवीन टू कंटिन्यूअस न्यूरॉन्स आर कॉल्ड साइनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको आप समझते जाएं, पढ़ते जाएं, और
साथ के साथ नोट्स भी आप बनाते हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में जा रही, और ये जो इंफॉर्मेशन जाती है इलेक्ट्रिकल से पहले केमिकल में बदलती है, केमिकल वापस इलेक्ट्रिकल में चेंज होकर के और दूसरे न्यूरॉन से ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, रेडी हो जाती है, ये फिर तीसरे को देने के लिए। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन वार होता है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड आउट होता है। अब उम्मीद है कि आप न्यूरॉन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और किस तरह से आपके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करता है। तो ये न्यूरॉन बहुत ही बड़ा जरिया है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। अब सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप्स को देखते हैं। एक मोटर न्यूरॉन, तो दी न्यूरॉन्स आर सेंस इंफॉर्मेशन एंड कैरी इट टू ब्रेन। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करके ब्रेन को कैरी करते हैं, एंड दीज न्यूरॉन्स सेंड रिस्पॉन्स इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू इफेक्टर। इफेक्टर जहाँ पे इफेक्ट हुआ है स्टिमुलस का, वहां। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और बात करेंगे अब रिफ्लेक्स एक्शन की। अब रिफ्लेक्स एक्शन में तो कई सारी चीजें आप समझते हैं, कई सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हम अचानक करना पड़ता है। नहीं करें तो नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे हमने कोई कैंडल टच कर दिया, कोई गर्म हॉट चीजें टच कर दी, कोई कांटा झुक गया, कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स जो हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बैड बैड, गुड फील भी करवाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। व्हेन वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर वेरी फास्ट एंड क्विक एक्शन, बहुत फास्ट होते हैं। अगर डिले डिले करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारा हम नहीं करते, हमारे न्यूरॉन्स करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम करते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो काफी क्विक होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, और ये हमारे इंफॉर्मेशन को, आप देखें, ये पहले सेंड करता है स्पाइनल कोड में। वैसे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रेन तक जाता है। अब यहाँ पे आ ही जाते हैं। ये देखिए, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? एक पाथ है जिसमें कि हम शो करते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन या स्पाइनल कोड में गया। ये देखिए, सेंसरी न्यूरॉन को दिखा रखा है। सेंसरी न्यूरॉन पहले इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और जो रीले न्यूरॉन एक और है बीच में, इसको आप समझ लें कि ये रीले न्यूरॉन जो होता है वो स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। सेंसरी न्यूरॉन तो होते हैं जो रिसेप्टर से लेके और ब्रेन या स्पाइनल कोड तक जाते हैं, और जो इन बिटवीन इंफॉर्मेशन है वो कैरी करने का काम सेंसरी न्यूरॉन करता है। फिर वहां से जो इंफॉर्मेशन, जो आदेश आता है, उसे मोटर न्यूरॉन लेकर के वापस आता है। तो स्पाइनल कोड में बेसिकली तो स्पाइनल कोड में ही रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को भी देता है। जब ब्रेन को इंफॉर्मेशन देगा, ब्रेन के फंक्शन आप आगे पढ़ेंगे, वो चीजों को आगे तक याद रखने के लिए यूज होता है। तो इस तरह से ये जो हम सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर या रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इन सब के बारे में जो हम एक डे डायग्राम बना के देते हैं, तो उससे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब आगे आ जाते हैं, बात करेंगे हम ह्यूमन ब्रेन की। इट इज द मोस्ट important organ part of our human body, and it mainly consists of three parts: forebrain, midbrain, hindbrain। वो नाना पाटेकर का सुना था ना, यहाँ छोटा दिमाग होता है। तो छोटा दिमाग बहुत काम का होता है। देखिए, फोरब्रेन, बीच का जो ये पार्ट है वो सेरेब्रम आप देख रहे हैं, जो मिड ब्रेन कहलाता है। और क्रेनियम, क्रेनियम तो माइंड का वो स्कल होता है ना, जो मैकेनिकल प्रेशर है उसको, उससे बचा करके और ब्रेन को रखता है। फिर नीचे आप ग्लैंड देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर यहाँ पे हिंड ब्रेन है, छोटा दिमाग। तो इस तरह से ये डिवाइड होते हैं पॉन्स, मेडुला और सेरेब्रम में। तो फोर ब्रेन की बात पहले करते हैं, फोर ब्रेन आखिर करता क्या है। तो जो ब्रेन की कवरिंग आप जो ये देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ब्रेन की कवरिंग को आप देखेंगे अच्छे से। अब फोर ब्रेन में देखिए, इट हैज टू पार्ट, सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। Cerebrum, it has speech center, judgment center, thinking center and emotional center। ये सारे जो जजमेंट देना है या कुछ थिंक आउट करना है, स्पीच देना है, इमोशन जो हमारे जुड़े होते हैं, ये सब सेरेब्रम जो है वो करता है। इट इज नोन एज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, एंड इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्शन ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे वॉलंटरी एक्शन पीछे बताया मैंने आपको, एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है।
और हाइपोथैलेमस इट कंट्रोल्स टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। अब ये जो आप सबके फंक्शन देख रहे हैं, अब मिड ब्रेन पे आ जाते हैं। अब मिड ब्रेन इट हैज ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सब यहाँ से होता है। मिड ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। वो कार्यभार जो है वो मिड ब्रेन को दिया हुआ है। हिंड ब्रेन अभी बताया मैंने, छोटा दिमाग होता है, एंड इट कंट्रोल सम इनवॉलंटरी एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ मिड ब्रेन। तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम। अभी भी बताया मैंने आपको। पॉन्स, these both together controls our sleep center, wake up cycle, ब्रीथिंग, हार्ट बीट। ये सारे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी के लिए। एंड मेडुला, मेडुला जो है वो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, एंड इन कंट्रोल्स और बॉडी पोस्चर। सेरेब्रम, ये किस तरह कहाँ खड़े होना है, बॉडी बैलेंस, साइकिल चला रहे हैं हम, कुछ भी चला रहे हैं, या हम कहाँ पे खड़े हैं, तो वो चीजें जो हमें अनुशासन सिखाता है, या यूं कहें कि हमारे पोस्चर देता है, किस तरह हमें खड़े होना है, किस तरह हमें बैलेंस करना है, वो सेरेब्रम का काम होता है। देखिए, ब्रेन में हर चीज डिवाइडेड है, हर फंक्शन डिवाइडेड है। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं, इसके अंदर इट इज लोकेटेड एट द बैक साइड और बॉडी। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू लोअर बैक पोर्शन एंड कोऑर्डिनेट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नर्व सिग्नल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इन्फॉर्मेशन ऑल्दो वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन में स्टोर होता है, एंड इसके ऊपर सीएनएस प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस प्रोटेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें देखें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है? क्रेनियम से। और या जिसको हम स्कल कहते हैं, ए फ्लूइड फिल्ड बैलून आल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो क्रैनियल के नीचे होता है, क्रैनियम के नीचे होता है। और इट हेल्प्स शॉक एब्जॉर्प्शन, अगर चोट लगती है तो एब्जॉर्ब करने का काम काम ये लिक्विड ही करता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी। ये शेप भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी करता है। तो ये दोनों का सीएनएस प्रोटेक्शन हमने देखा। अब आगे आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन है, प्लांट डू नॉट हैव नर्वस और मस्कुलर सिस्टम ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स इन मेजॉरिटी डन बाय हार्मोन्स। हार्मोन से ही होते हैं इसमें। एंड प्लांट्स मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के प्लांट मूवमेंट होते हैं। एक तो ड्यू टू स्टिमुलस एंड ड्यू टू ग्रोथ। दो तरह के मूवमेंट हम देखते हैं प्लांट के अंदर। अब स्टिमुलस की बात जब हम करते हैं, तो स्टिमुलस होते क्या है? अभी पीछे भी मैंने बात की, एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर फिजिकल और बिहेवियर चेंजेस इज कॉल्ड स्टिमुलस। कोई चीज ऐसी सामने आ गई, ह्यूमन में हमने देखा कि हाथ रख दिया, गर्म है कोई चीज, या फिर प्लांट में हम देखते हैं टच मी नॉट, जो प्लांट होता है, जब उस पे आप हाथ रखते हैं सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को फोल्ड करना शुरू कर देता है। तो ये स्टिमुला है उसके लिए। टच, कोऑर्डिनेशन प्लांट, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब देखिए, plants responds to a particular direction of for their growth. Hence, plants growth is directional. Plants का growth directional. The plants respond to environmental triggers such as light, gravity और for growth. लाइट के लिए अपने एक्सपेरिमेंट भी छोटी क्लास में किया होगा कि फोटोट्रॉपिज्म हो जाता है उसमें, यानी जब हम प्लांट को किसी बंद कमरे में रख दें, लाइट है दूसरी साइड में, तो उस साइड में मुड़ जाती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासों में भी किया है। तो the movement of plants towards light is called phototropism। एंड इसमें हम देखते हैं सूट और रूट, दो चीजें होती हैं। तो जो रूट सूट है, ये तो रिस्पॉन्ड टू लाइट होता है, बट रूट हमेशा जो है वो अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है। तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, जब अर्थ की तरह टुवार्ड्स रूट आ गया ना जियोट्रॉपिज्म। अब देखिए, जियोट्रॉपी और जियोट्रॉपिज्म यानी रूट्स का मूवमेंट। और रूट्स का जो मूवमेंट होता है, जियो का मतलब ही अर्थ होता है, तो लैंड और ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट है टुवर्ड्स ग्रोथ, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। प्लांट्स रूट ग्रो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। हमेशा जो जियोट्रॉपिज्म होते हैं और सनलाइट के लिए जो फोटोट्रॉपिज्म होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और तीसरा होता है केमोट्रोपिज्म,
द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स केमिकल रिस्पॉन्स, किसी टाइप का केमिकल, जैसे एग्जांपल मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, तो ये जो मूवमेंट है वो केमिकल के थ्रू होता है। इस तरह से हाइड्रोट्रोपिज्म में, हाइड्रो मींस वाटर होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर, और यू कैन से मॉइस्चर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ इज मच स्लोअर देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब आगे बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। और प्लांट हार्मोन्स में उसको हम वैसे फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन आर डिवाइडेड टू टाइप्स। दो टाइप में थे, एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन होते हैं, एक ग्रोथ इनहिबिटर। प्रोमोटर का मतलब होता है ग्रोथ बढ़ाने वाला, एंड इनहिबिटर मतलब ग्रोथ रोकने वाला। तो ग्रोथ प्रोमोटर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और इसमें प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ, तो ये ग्रोथ प्रोमोटर कहलाते हैं। ऑक्सिन इसमें सबसे पहला नाम आता है, एंड दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलंगेशन इन प्लांट। इट्स प्रेजेंस causes सेल एलंगेशन एंड हेंस ग्रोथ। तो ये ऑक्सिन के कारण होता है। प्लांट में आप देखते हैं जो ग्रोथ है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है उसके अंदर, और तो वो कंट्रोल करने का काम जो है वो ऑक्सिन से होता है। और ऑक्सिन जो आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, एक शेडी साइड्स हैं, जैसे शैडो है, और फिर आप देखते हैं मूवमेंट उसका, जिस तरह से सन मूवमेंट करता है, वैसे वैसे उसके लीव्स भी मूवमेंट करते जाते हैं। ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लेकिन बात क्या होती है कि भाई सन का तो मूवमेंट हर तरफ होता है ना, तो इसलिए उसको इक्वली ऑक्सीजन हमेशा मिलते रहता है प्लांट में, और इसलिए वो अपने स्ट्रेट वे में मूवमेंट करता है हमेशा। और ये ऑक्सीन का एक ग्रेटर फंक्शन है। एक एक फंक्शन को आपको लिखना है, लर्न करना है, क्योंकि इन सब का इम्पोर्टेंस अभी आपके इस चैप्टर में आ रहा है। और नेक्स्ट जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इट आल्सो हेल्प्स इन सेल एलॉन्गेशन, लंबा होने में, एंड इट हेल्प्स इन स्टेम ग्रोथ एंड इन फ्लावर डेवलपमेंट व्हाइल फ्लावरिंग। इस तरह से एक ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनिन भी होता है, एंड इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ये हमारे ग्रोथ हार्मोन जो प्रमोट करते हैं वो थे। अब बात आती है इनहिबिटर हार्मोन्स की। एब्सिसिक एसिड सबसे पहला नाम, एट इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ बाय काउंटर द ग्रोथ प्रोमोटिव हार्मोन। जो प्रोमोटिव अभी पीछे हमने पढ़ा ग्रोथ प्रोमोटिव, उसको काउंटर करता है, उसको रोकता है। कंटेंस सीड डर्मेंसी। सीड डर्मेंसी, सीड का जन्म लेना, सीड डर्मेंसी कहलाता है। तो ये मेंटेन करता है सीड डर्मेंसी का, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्लिंग ऑफ लीव्स। जो लीव्स जो है ना वो बुढ़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कर्लिंग हो जाते हैं, तो उसको एक दूसरा है इथाइलिन, एंड इट इज आल्सो गैस प्लांट हार्मोन, and it stimulates the growth and development of flowers organs, and it helps in ripening of fruit। भाई इथिलीन वगैरह देखते हैं ना वो जो रिपनिंग करता है, पकाता है। अब नेक्स्ट आता है आती है बात एनिमल हार्मोन्स की। एंड इन ह्यूमंस हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। और ग्लैंड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक को एंडोक्राइन कहते हैं, एक को एक्सोक्राइन कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के अलग फंक्शन। एक्सोक्राइन में क्या होता है, दीज ग्लैंड्स हैव स्पेस लाइक डक्ट इन व्हिच दे सेक्रेट देयर हार्मोन। ये डक्ट में, एक नाली में सेक्रेट करती हैं। एंड एंडोक्राइन, दीज ग्लैंड डायरेक्टली सेक्रेट्स देयर हार्मोन्स इनटू द ब्लड। और एंडोक्राइन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट करती हैं। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बड़े आराम से लोकेशन जो है इसका भी ध्यान रखना है। जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा है वो क्या वर्क है, क्या एक्सेस है, तो इस सब सब चीजों को देखना है हमें। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, एंड इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। दिस gland secretes growth hormone, and this hormones regulates our body growth को करता है। अगर इसकी हो जाए डिफिशियंसी, कमी, तो फिर ड्वार्फिज्म या जिग्नेटिज्म हो जाता है। एक्सेस हो जाए तो जिग्नेटिज्म हो जाएगा। यानी कि खली बनते हुए देख रहे हैं आप, या सर्कस वाला बौना जो होता है, वो देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड की। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ किडनी। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ सेक्रेट होता है, और ये इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो एडिशन डिजीज हो जाती हैं। और अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। और ये नेक साइड में पाया जाता है। दिस ग्लैंड सेक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन,
and this hormone balance our growth. This hormone also balance our मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को करता है, और इसकी कमी हो तो ग्वाइटर की डिजीज हो जाती है। ग्वाइटर घेंघा, जिसमें गला जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। पाराथायरॉयड हार्मोन, इट इज लोकेटेड on the back side of thyroid hormone, and this gland secretes parathyroid hormone. This hormone regulates calcium balance in our body, और इसकी कमी हो जाए तो फिर कैल्शियम कमी होती है, हाइपो एनीमिया हो जाता है। और फिर हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। इट इज लोकेटेड बिटवीन द अपर एब्डोमेन एंड ड्यूडेनम। This gland secretes insulin and glycogen hormone, and this hormones maintains glucose and blood sugar. पैनक्रियाज का बहुत बड़ा रोल होता है। डायबिटीज के शिकार आजकल लगभग लगभग सारे ही लोग हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है पैनक्रियाज की ही जिम्मेवारी है। और इंसुलिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है। और फिर सेक्स हार्मोन की बात होती है। इन ह्यूमन बीइंग ऑल हार्मोन्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल एक्सेप्ट देयर सेक्स हार्मोन। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन या ओएस्ट्रोजन होता है। तो ये दो सेक्स हार्मोन्स हैं जो मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश होते हैं। बाकी जो भी हार्मोन्स हैं वो सब में सेम होते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म की बात भी थोड़ी कर लें। दिस मैकेनिज्म रेगुलेट्स द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन। अब किसमें ज्यादा हो गया, कम हो गया, तब तो फिर गड़बड़ है ना, कि कब कितना होना है, कितनी मात्रा में होना है। ये फीडबैक मैकेनिज्म का काम होता है। जैसे नो एड्रेनलिन सेक्रेशन, अगर किसी में एड्रेनलिन सेक्रेशन नहीं हो रहा है और जो एकदम भाग दौड़ रहा है उसमें एड्रेनलिन सेक्रेटेड हो रहा है, तो ये अपने आप रिस्पॉन्स होता है। ये हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कि कब कि कैसा हार्मोन सेक्रेट होना है। तो अब आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप संजीव कुमार की बातों से सहमत होंगे, और यहीं पे आप गुरु जी को बाय बाय करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट को जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।